क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप जितना भी काम करो वो कम है, या फिर संडे शाम होते होते ही आपको ऑलरेडी मंडे का थोड़ा सा स्ट्रेस फील होने लग जाता है, या फिर दिन शुरू होते ही आप दिन के खत्म होने का वेट करने लगते हो? तो ये सब के सब साइंस होते हैं बर्नआउट के। टू 2024 की एक स्टडी थी और उस स्टडी में ये पता चला कि मोर देन 62% जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं उनमें बर्नआउट के सिम्टम्स देखने के लिए मिले हैं। अब ये बर्नआउट का क्या रीजन होता है, बर्नआउट के हमारे शरीर पे क्या असर होता है, इसका हमारे दिमाग पे क्या असर होता है, आज ये सारी की सारी चीजें हम साइंटिफिक एंगल से देखेंगे। इसका एक दूसरा साइड भी है, और दूसरा साइड वो है जब आपका टाइम निकल नहीं रहा है। आप बार बार अपना फोन चेक कर रहे हो, हर कुछ समय में आप घड़ी चेक कर रहे हो। आप ये देख रहे हो कि ये टाइम मेरा कैसे निकले। जो काम है वो बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव है, उसमें कहीं पे भी कुछ इंस्पिरेशन नहीं है। इन जनरल कुछ नहीं करने के बावजूद भी आप में एक रेस्टलेसनेस रहती है, रात को सोते हैं तो सोने में दिक्कत होती है। ये सब साइंस है बोर्डम के। आज हम बर्नआउट, बोर्डम और इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच का जो एक बैलेंस है, इन तीनों चीज़ों को बहुत ही गहराई से न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी के एंगल से देखेंगे। जितना खतरनाक बर्नआउट आपके लिए हो सकता है, उतना ही खतरनाक बोर्डम भी हमारे लिए होता है। सबसे पहले हम बर्नआउट को अच्छे से समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसी कई सारी स्टडीज़ में ये प्रूव हुआ है कि ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक्सट्रीम बर्नआउट एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अब ये बर्नआउट का बेसिक मतलब क्या है? बर्नआउट का मतलब ये होता है जहाँ पे आप इतना ज़्यादा काम करते हो, इनफैक्ट कई बार ऐसा भी होता है कि आपको एक परसेप्शन होता है कि आप इतना ज़्यादा काम कर रहे हो कि अभी आप में और काम करने की क्षमता नहीं बची। ये टर्म बेसिकली कॉइन हुआ था 1974 में, जब एक स्टडी हुई थी वॉलंटियर्स के ऊपर जो हेल्थ केयर सर्विसेज में फ्री सर्विस दे रहे थे। ये नोटिस किया गया कि कुछ ही समय बाद वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो लोग थोड़ा ज़्यादा एग्जॉस्टेड थे। ये भी देखने में आया कि उनमें पैशन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। और एक चीज़ जो हर किसी ने ऑब्जर्व किया वो ये था कि उसके बाद में काम बस करने की ही इच्छा थी, उसको किस स्टैंडर्ड पे करना है इसके बारे में कोई सोच नहीं रहा था। ये बर्नआउट के कुछ बेसिक सिम्टम्स होते हैं, जहाँ पे आप धीरे धीरे मीडियोक्रिटी की तरफ चलना शुरू कर देते हो। काम को बस पूरा करने के बारे में सोचते हो, उसकी क्वालिटी पे आप इतना फोकस नहीं करते हो। बर्नआउट के कई सारे कारण होते हैं, लेकिन कारणों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा ये समझना कि जब बर्नआउट होता है तो हमारे साथ क्या होता है। मूड स्विंग्स होना, बार बार छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाना, किसी के बार बार पूछने के बावजूद भी अपनी सैडनेस का कोई भी कारण नहीं बता पाना, थकान होने के बावजूद नींद का नहीं आना, लंबे समय तक सोने के बावजूद भी नींद का पूरा ना होना, ये सब साइंस होते हैं बर्नआउट के। आप नोटिस करेंगे स्ट्रेस के एपिसोड्स में भी इससे सिमिलर कुछ बातें हमने की थी, और उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि जो HPA एक्सिस हाई स्ट्रेस में एक्टिवेट होता है और उसका डिसफंक्शन होता है, वो सेम HPA एक्सिस का डिसफंक्शन हम लोग बर्नआउट में भी देखते हैं। HPA एक्सिस के डिसफंक्शन होने का सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होता है कि कंसिस्टेंटली बॉडी हाई कॉर्टिसोल में ही चलती है। अगर हम इसका न्यूरोसाइंस के एंगल से इसका एस्पेक्ट देखें तो इसमें हम नोटिस करते हैं कि ब्रेन के कुछ रीजन्स होते हैं जिन पे इसका असर बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। एक है एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, और एक है एमिगडाला, और एक है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। एमिगडाला जो कि हमारा एक थ्रेट रिस्पॉन्स है, ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स भी है। जब हम कंसिस्टेंटली स्ट्रेस में रहते हैं तो एमिगडाला हाइपर एक्टिव होता है। एक हाइपर एक्टिव एमिगडाला जो होता है वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि हम लोग कंसिस्टेंटली फिर एज में रहेंगे, कंसिस्टेंटली हम में कोई ना कोई चीज़ को खोने का फियर रहेगा, कंसिस्टेंटली हमारे अंदर इरिटेशन होगा और छोटी छोटी बात पे हमको गुस्सा आने लगेगा।
इनफैक्ट इसका हमारी बॉडी पे फिजिकल इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा बड़ा देखा गया है। हाइपरटेंशन के इश्यूज, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज, उसके साथ में डाइजेस्टिव इश्यूज, ये बहुत कॉमन इश्यूज है जो बर्नआउट में देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका हमने देखा है कि लोगों में इंसोम्निया हो जाता है। कई बार बिकॉज ऑफ स्ट्रेस वो लोग स्लीप वॉकिंग करना शुरू कर देते हैं। और जीवन में ऐसी चीज़ें जिनमें यूजुअली हमको इंटरेस्ट होता है, वहाँ से हमारा इंटरेस्ट थोड़ा सा हटना शुरू हो जाता है। तो ये जो हमने बर्नआउट का इम्पैक्ट देखा है, ये सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ पे नहीं, इसका हमारी प्रोफेशनल लाइफ पे भी इम्पैक्ट आता है और इसका हमारे रिलेशनशिप पे भी बहुत ज़्यादा डीप इम्पैक्ट आता है। तो ये जो मैंने अलग अलग आपको सिम्टम्स बनाए, इनमें से कौन से ऐसे सिम्टम्स है जो आप गो थ्रू कर रहे हो? अगर आप इनमें से कोई भी सिम्टम गो थ्रू कर रहे हो तो आज के एपिसोड में आपको बहुत क्लियर प्रोटोकॉल्स मिलेंगे जिससे कि आप इन सिम्टम से डील कर सकें और आप अगर बर्नआउट में हो या बोर्डम में हो, आप अपने ऑप्टिमल जोन को ढूंढ सको। सो बर्नआउट भी एक्चुअली 3 अलग अलग तरीके के होते हैं। जो पहला बर्नआउट होता है जिसको हम ओवरलोड बर्नआउट बोलते हैं, जिस केस में आपके पास में जितनी स्ट्रेंथ नहीं है, जितना समय नहीं है, उससे ज़्यादा काम आपके ऊपर ऑलरेडी है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं बट वो काम पूरे नहीं हो पाते। एक तरफ हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजरते हैं, लेकिन उसकी दूसरी तरफ क्योंकि काम पूरा नहीं हो पाया, उस वजह से बहुत ज़्यादा गिल्ट भी हमारे अंदर होती है। दूसरी सिचुएशन वो होती है जहाँ पे हम बोलते हैं उसको निग्लेक्ट बर्नआउट। इसका मतलब काम इतना ज़्यादा है कि अभी हमने ही उसके बारे में फिक्र करना छोड़ दिया है कि जितना हो सकता है उतना करेंगे, बाकी देखी जाएगी। तीसरी सिचुएशन वो होती है जहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस काम को करने के लिए जो हमें सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट अवेलेबल नहीं होता है। अब जब ये बर्नआउट होता है तो हमने एक चीज़ नोटिस की है कि लोग अलग अलग तरीके से इसको शो करते हैं। सबसे पहला होता है जिसको हम बोलते हैं इमोशनल एग्जॉशन। इसका मतलब ये है कि आदमी इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करता है कि वो इमोशनली हर चीज़ से अपने आप को डिस्टेंस कर लेता है और वो किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता है, वो किसी भी चीज़ में पैशन नहीं दिखाता है। एक और जो बहुत कॉमन इशू इसमें देखा गया है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक सेंस ऑफ अचीवमेंट इंसान की जाती रहती है। इसका मतलब मेरे अंदर ये नहीं है कि मुझे ये काम करके दिखाना है, मैं बस हर दिन कुछ ना कुछ करके जितना हो सके उतना काम करते जा रहा हूँ। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कई बार बर्नआउट की वजह से लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। इसका साइकोलॉजिकल कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है क्योंकि ये सिर्फ काम पे नहीं, ये हमारी पर्सनल लाइफ पे भी ट्रिकल डाउन होता है। अब हम जब अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो भी हमारे लिए खुश रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके फिजिकल भी एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड देखे गए हैं। इंसोम्निया बहुत कॉमन है जिन लोगों में हाई बर्नआउट होता है। ये बहुत कॉमन है कि ऐसे लोगों में मसल लॉस हो जाता है। इन जनरल एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। 2007 में हफिंगटन पोस्ट की जो फाउंडर है आरियाना हफिंगटन, वो अपने ऑफिस में ही बेहोश होकर गिर गई थी और जब वो उठी तो उनके हेड में बहुत ज़्यादा इंजरीज आई हुई थी और आसपास पूरा का पूरा ब्लड का एक पूल था। और बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये बर्नआउट था जिसकी वजह से वो बेहोश होकर गिर गई और इसीलिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की जो बेसिकली वर्क प्लेस पे वेलबींग के ऊपर काम करती है। इनफैक्ट ऐसी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम लोग वेलबींग से रिलेटेड प्रोग्राम्स रन करते हैं, जहाँ पे हम वेलबींग से रिलेटेड अलग अलग एस्पेक्ट्स को बहुत डीप तरीके से एम्प्लॉयज़ के साथ में डिस्कस करते हैं। और ऐसे ही प्रोग्राम्स में कई बार जब हम सीनियर लीडर्स के साथ बात करते हैं और वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि काफ़ी कुछ चीज़ें अचीव करने के बावजूद भी कई बार बर्नआउट की वजह से और एक गिल्ट की वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने अब तक कुछ भी अचीव नहीं किया है। और ये बहुत डेंजरस है बिकॉज जब आप अपने पुराने अचीवमेंट्स को देखते हो तो ये आपको कॉन्फिडेंस देता है कि फ्यूचर में भी आप बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो। सो आपने नोटिस किया होगा कि कई सारे जो बड़े किंग्स होते थे उनके सबके कोर्ट्स में पोएट्स होते थे और वो पोएट्स बेसिकली उनको पोएम सुनाते थे उनके पिछले अचीवमेंट्स की। ये पोएम्स क्यों सुनाई जाती थी? क्योंकि जब वो किंग या वो रूलर अपने पिछले अचीवमेंट्स को सुनता है तो उसमें कॉन्फिडेंस रहता है कि आने वाले भी जो मुश्किलें होंगी या आने वाले भी जो टास्क होंगी उनको करने के लिए मैं सक्षम हूँ।
तो ये जो फीलिंग ऑफ गिल्ट है कि मेरे पास में इतना सारा काम था जिसमें से मैं कुछ काम नहीं कर पाया, ये आपको लाइफ में वो कॉन्फिडेंस फील करने नहीं देता है। और ये बहुत बड़ा कॉस्ट है बर्नआउट का, जो हम आए दिन देखते हैं। ऐसा कई बार होता है कि जब मैं किसी यंग अचीवर के साथ में बात करता हूँ और वो शेयर करते हैं और उनकी बातों से ये समझ में आता है कि ये लोग ऑलमोस्ट डिप्रेशन की एज पे है। कई बार ऐसा भी होता है जहाँ पे मैं प्रोफेशनल्स लोगों से बात करता हूँ और वो अपने फिजिकल सिम्टम्स मुझे बताते हैं, और ये वो सिम्टम्स है जो ओल्ड एज से रिलेटेड है। तो क्यों जब हम मिडिल एज में हैं उस समय हम ओल्ड एज के सिम्टम्स को क्यों गो थ्रू कर रहे हैं? उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है ये जो बर्नआउट हमारी लाइफ में है। तो अब हम कुछ प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे, जो प्रोटोकॉल्स अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप बर्नआउट से बहुत अच्छे से डील कर पाओगे। जो सबसे पहला प्रोटोकॉल है ये है रेस्ट का प्रोटोकॉल। जब आपका काम हो चुका है, जब आपका दिन पूरा हो चुका है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस समय आप अपने रेस्ट और रिकवरी पे फोकस करें। फर्स्ट थिंग जो आपको करना चाहिए वो ये है कि अपने काम और उसके बाद में अपनी पर्सनल लाइफ के बीच में कोई ना कोई एक बैरियर लगाना चाहिए हमको। अब ये बैरियर क्या होता है? जैसे ये मेरी प्रैक्टिस है, जब दिन का काम खत्म होता है तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं एक्सरसाइज करूँ। जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मेरे बॉडी को और मेरे माइंड को ये सिग्नल मिलता है कि अभी काम हो चुका है और अब रिलैक्स करने का टाइम है। एक बहुत अच्छा आइडिया ये होता है कि आप एक हेवी वर्कआउट करें डे के एंड में, और उसके बाद में आप एक योग निद्रा का प्रोटोकॉल करें। सो इससे क्या होगा कि जो पूरे दिन का जो आपका एक्टिविटी है उस वजह से जो कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में है, सेकेंड आपकी एक्सरसाइज करने की वजह से जो कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में है, योग निद्रा करने से वो कॉर्टिसोल जो है वो कंप्लीटली रीसेट हो जाएगा, और वो रीसेट होने की वजह से आपकी बॉडी रिलैक्सेशन की तरफ जाने लगेगी। एक और जो बहुत क्रिटिकल चीज आप कर सकते हो वो है वाइंडिंग डाउन रूटीन। एक वाइंडिंग डाउन रूटीन क्या होता है? ये एक सेट ऑफ रिचुअल्स है जो आप करोगे जिससे कि आपकी बॉडी नींद की तरफ जाना शुरू कर दे। जो जर्नी है वो नींद की तरफ शुरू हो जाए। एक टिपिकल वाइंडिंग डाउन रूटीन क्या होता है कि आप एक समय पे खाना खाते हो, उसके बाद में एक गैप लेकर आप पानी पीते हो, फिर एक गैप लेकर आप लाइट्स ऑफ कर देते हो, और बाद में आप धीरे धीरे नींद की तरफ चले जाते हो। सो मैं पर्सनली जो प्रैक्टिस करता हूँ इसको मैं 3-2-1 बोलता हूँ। सोने से 3 घंटे पहले डिनर कर लेना, 2 घंटे पहले पानी पी लेना, 1 घंटे पहले लाइट्स ऑफ कर देना। और जब हम लाइट ऑफ करते हैं इसका मतलब है लाइट ऑफ, टेलीविजन ऑफ, सेल फोन ऑफ। ये सारी चीजें करने से आपकी बॉडी धीरे धीरे नींद की तरफ चली जाती है। एक ऑन द जॉब प्रोटोकॉल जो मैं हर किसी को सजेस्ट करता हूँ वो ये है 55 रूल। हर 55 मिनट के बाद में 5 मिनट के लिए आप अपनी डेस्क से उठें, थोड़ा सा वॉक करें, बॉडी को स्ट्रेच करें, और बाद में फिर से अपने काम में लग जाएं। आप नोटिस करेंगे कि ये 5 मिनट की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको और ज्यादा इफेक्टिव बना देगी। सेकेंड, जब भी आपका लंच ब्रेक हो उस समय आप अपनी डेस्क पर बैठे बैठे लंच ना खाएं। आप अपना लंच बॉक्स लेंगे और आप कैफेटेरिया में जाएंगे। अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, आप उनके साथ में जाएंगे, यू विल हैव योर लंच। और लंच लेने के टाइम पे आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जितना हो सके उस लंच को स्लोली करेंगे, और खाना खाते समय माइंडफुली आप उस खाने को खाएंगे। दैट मीन्स आपका ध्यान उस खाने पे ही रहना चाहिए। उस समय आप फोन को स्क्रॉल ना करें, सोशल मीडिया पे या कोई मैसेजिंग ऐप के ऊपर टाइम वेस्ट ना करें। यू विल नोटिस जब लंच टाइम पूरा होगा तो आप काफी फ्रेश फील करेंगे। एक और बहुत क्रिटिकल चीज जो मैं बोलता हूँ वो है लंच टाइम से पहले ही आप अपना कैफीन का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर लें। लंच टाइम के बाद में आपको कॉफी लेना जितना हो सके वो अवॉइड करना चाहिए। देखिए कैफीन क्या कर रहा है, वो एक्चुअली आपके जो मेलेटोनिन के जो रिसेप्टर्स है वो उनको ब्लॉक करता है। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि मेलेटोनिन नहीं बना है, मेलेटोनिन बना है, लेकिन उसकी वजह से जो नींद आनी चाहिए वो आपको नहीं आ रही क्योंकि सिस्टम में कैफीन है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको दोपहर के समय पे थोड़ी नींद आ रही है, आपका सोने का मन कर रहा है, आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ ये हो रहा है, क्योंकि इसके कई सारे रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीजन इसका मतलब ये है आप अच्छे से सो नहीं रहे हो। सेकेंड रीजन, आपकी बॉडी में जितनी एनर्जी होनी चाहिए उतनी एनर्जी आप में है नहीं।
थर्ड रीजन, शायद आपका लंच जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हेवी है, लेकिन ये सारी चीज़ों को आप तभी करेक्ट करोगे अगर आप कॉफ़ी नहीं पियोगे। अगर आप कॉफ़ी पी पी के अपने बार बार मेलेटोनिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि इनमें से कौन सी सिचुएशन को आप गो थ्रू कर रहे हो। सो अवेयरनेस इज़ वेरी क्रिटिकल। थर्ड थिंग, मैं कई बार ऑर्गेनाइजेशंस में भी ये चीज़ बोलता हूँ कि इट्स वेरी क्रिटिकल कि आपके जो वर्क फ्लो है आप उसको अच्छे से एनालाइज करें, और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे एम्प्लॉयज़ पे एक्चुअली कितना प्रेशर आ रहा है। अगर आपको ये पता है कि कुछ पोजीशंस ऐसी है जिसमें शायद एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, देन यू शुड डू दैट। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद उतना प्रेशर नहीं है जिस वजह से किसी को बर्नआउट हो जाए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रन सम वेलनेस प्रोग्राम फॉर द एम्प्लॉयज़, जिससे कि उनको पता चले कि उनको अभी क्या करने की ज़रूरत है। एक और चीज़ मैं हर किसी को बोलता हूँ इज़ टू हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम। आपकी लाइफ में आपके ऐसे रिलेशंस होने चाहिए जिससे कि आप उन लोगों के साथ में आराम से बैठ के अपने इश्यूज डिस्कस कर सको, आप उनको बता सको कि व्हाट आर यू गोइंग थ्रू, आप उनसे हेल्प ले सको। तो एक सपोर्ट सिस्टम पर्सनल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए मैं आपको एक और छोटी सी एक्टिविटी बोलूँगा। मेक अ लिस्ट ऑफ मे बी 3 और 4 पीपल, ऐसे 3 या 4 लोगों की आप लिस्ट बनाएं जिनको आप इस सपोर्ट सिस्टम में डाल सकते हैं, जिनसे आप अपनी इश्यूज शेयर कर सकते हैं और आप जानते हो कि यहाँ से आपको कोई ना कोई मदद भी मिल सकती है। ये आपको पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है हमेशा आप इनसे सपोर्ट लेंगे, लेकिन अगर आपको पता है कि ये 3-4 लोग हमेशा मेरे लिए रेडी हैं, तो ये अपने आप में आपको एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो भी गई तो मैं इन लोगों से बात कर सकता हूँ, इनसे मदद मांग सकता हूँ। अब हम बात करते हैं बोर्डम की। जब भी हम बोर्डम की बात करते हैं तो हमको ऐसे याद आता है जब हम छोटे थे और हमारा वेकेशन चालू था। उस समय कई बार ऐसा होता था कि हमारे पास बहुत टाइम होता था और हम ये सोचते थे कि उस टाइम में हम क्या करें। आज के दिन अगर हम देखें तो बोर्डम आप उसको भी बोल सकते हो जो कि एक वीकेंड की आफ्टरनून में होता है, जब आप अपने घर पे बैठे हो, आपने टीवी भी ऑन किया हुआ है, प्लस आप फ़ोन पे भी स्क्रॉल करते जा रहे हो, लेकिन कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको इंटरेस्ट कर रही है। सो बोर्डम लेजीनेस नहीं है और बोर्डम कोई कैरेक्टर फ्लॉ भी नहीं है। बोर्डम एक्चुअली एक कॉग्निटिव इश्यू है। अब ये कैसे है ये हम समझते हैं। सो काफ़ी रिसेंटली जॉन डैनकर्ट ने एक स्टडी की थी, उसमें उन्होंने एक पेपर रिलीज़ किया था जिसमें उन्होंने बताया कि बोर्डम एक्चुअली कॉग्निटिव इम्बैलेंस है। कॉग्निशन, जैसा कि आप जानते हो कि किसी भी नई इंफॉर्मेशन को समझना, उसका मतलब निकालना और उसको एक्शन में लेके आना, ये सारी चीज़ें हमारे कॉग्निशन का पार्ट होती है। कॉग्निटिव इम्बैलेंस को अगर आपको समझना है तो आप इमेजिन कीजिए कि आप एक कार में हो और आपने कार में एसी का एक टेम्परेचर सेट किया हुआ है, और आप जब वो कार ड्राइव कर रहे हो तो फिलहाल आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आउटसाइड टेम्परेचर जो है वो 32 डिग्रीज है और कार का टेम्परेचर 24 डिग्रीज है। इस मोमेंट पे कार ने अपना एयर कंडीशनिंग चालू किया हुआ है। कुछ समय बाद आप ऐसी जगह पे पहुंच जाते हो जहाँ पे बाहर का टेम्परेचर 16 डिग्रीज है, लेकिन कार में आपने टेम्परेचर 24 डिग्री सेट किया हुआ है। इन विच केस कार हीटर चलाएगी जिससे कि वो अंदर का टेम्परेचर 24 मेंटेन कर सके। कुछ इसी तरीके का थर्मोस्टैट हमारे ब्रेन में भी होता है, और बोर्डम जो है वो इसी थर्मोस्टैट की तरह काम करता है। जब एंगेजमेंट के लेवल्स आगे पीछे होते हैं तो बोर्डम भी इसी तरीके से साथ साथ में काम करता है। यह आपके ब्रेन के DMN के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। और डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क जो है वो आपके अटेंशन नेटवर्क्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिससे कि आप फोकस कर सकें। लेकिन जब भी फोकस करने के लिए कुछ होता नहीं है तो ये DMN इस तरीके से काम करता है कि वो आपकी मेमोरी को भी अच्छे से कंसोलिडेट कर सके। और इसीलिए बोर्डम ऐसा नहीं है कि हमारे लिए खराब है। बोर्डम का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जब आप बोर होते हो तो आप ज़्यादा क्रिएटिव होते हो, आपकी मेमोरीज और कंसोलिडेट होती है, और जो आपकी टेम्पररी मेमोरी है वो परमानेंट मेमोरी में उसका ट्रांसफ़र का प्रोसेस होता है बोर्डम के टाइम पे। लेकिन जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी चीज़ जब ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो अगर आप लंबे समय तक डिसएंगेज्ड हो,
और आप लंबे समय तक बोर हो रहे हो और आप ये देख रहे हो कि कोई भी चीज़ आपको इंटरेस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब बोर्डम का नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर आना शुरू हो चुका है। अब बोर्डम्स के अलग अलग टाइप होते हैं और वो सब टाइप को हम एक एक करके समझेंगे। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि बोर्डम बेसिकली इसलिए फील हो रहा है क्योंकि आप लेजी हो, या शायद आप बोर इसलिए हो रहे हो क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर का कोई फ्लॉ है कि आप काम करना नहीं चाहते? तो बोर्डम क्या हमारे लिए सच में उतना खराब है? वेल, 1665 के ग्रेट प्लेग में जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी शटडाउन हो गई थी, तो उस समय आइजैक न्यूटन को भी अपने फैमिली के फार्म में जाना पड़ा था। और क्योंकि उनका टाइम स्ट्रक्चर्ड नहीं था और वो ज़्यादा समय एकांत में निकालते थे, तो वो जब एप्पल ट्री के नीचे रिलैक्स कर रहे थे, कई सारे साइंस के ब्रेक थ्रू हुए, जैसे कैलकुलस और लॉ ऑफ ग्रेविटी। 2010 में एक और स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने 2 कंट्रोल्ड ग्रुप्स रखे थे। पहला कंट्रोल ग्रुप वो था जिसको फ्रीडम दिया गया कि आपको अगले 10 मिनट तक जो करना है आप कीजिए। तो ये ग्रुप जो था वो आपस में बातें कर रहा था और कुछ लोग अपना फ़ोन यूज़ कर रहे थे, बट वो लोग एंटरटेन्ड थे। लेकिन दूसरे ग्रुप के मेंबर्स को आइसोलेटेड रखा गया और वो 10 मिनट तक कुछ भी नहीं कर सकते थे। इन दोनों ग्रुप्स को बाद में वापस से इकट्ठा किया गया और इनको कुछ प्रॉब्लम्स दी गई सॉल्व करने के लिए। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रेडीमेड नहीं था, लॉजिकल नहीं था। इसका मतलब आपको एक नया क्रिएटिव सॉल्यूशन ही ढूंढना पड़ेगा। इस स्टडी में यह पता चला कि जो ग्रुप पहले बोर होकर आया था, उन्होंने ज्यादा क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकाल के दिए। क्योंकि जब इंसान बोर होता है तो उस समय ब्रेन क्या करता है, वो अपने रैंडम मेमोरीज के डॉट्स को वापस से कनेक्ट करना शुरू करता है और ये प्रोसेस हमको और ज्यादा क्रिएटिव बनाता है। सो बोर्डम के सिर्फ नुकसान है ऐसा नहीं है, बोर्डम के कई सारे फायदे भी हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म बोर्डम होना, काफी लंबे समय तक कोई भी डिमांडिंग टास्क नहीं करना, ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। साइकोलॉजी में कई बार ये देखा गया है, जो लंबे समय तक कोई डिमांडिंग काम नहीं करते, कोई मुश्किल काम नहीं करते, इन लोगों में अल्कोहल और सब्सटेंस अब्यूज ज्यादा देखा गया है। ये लोग कई बार रैश ड्राइविंग भी करते हैं, कई बार इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं, कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं और कई बार इनमें मूड स्विंग्स भी देखने के लिए मिलता है। सो वाइल एक साइड ऐसा है जहां पे हम ये देखते हैं कि बोर्डम के हमारे ब्रेन को लेके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म बोर्डम के हमारे मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी देखने के लिए मिलते हैं। तो अब अगर हम एक तरफ बर्नआउट को फेस कर रहे हैं, उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, तो बोर्डम के भी कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। जो सबसे पहला प्रोटोकॉल मैं सबको सजेस्ट करता हूँ वो है किसी ना किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करना। जब आप एक स्पोर्ट खेलते हो, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ बैडमिंटन, आप किसी के साथ बैडमिंटन खेल रहे हो तो कंसिस्टेंटली दोनों ओपोनेंट्स पॉइंट स्कोर करने की कोशिश करते हैं, और वो जो पॉइंट स्कोर करने की जब वो कोशिश करते हैं, वो एक फिजिकल उसका एक एस्पेक्ट है और उसका एक कॉग्निटिव एस्पेक्ट भी है, जिसमें कि मैं मेरे ओपोनेंट के मूवमेंट्स को चेक कर रहा हूँ और मैं उसके गेम में वीकनेसेस ढूंढ रहा हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि किस तरीके से उन वीकनेसेस का फायदा उठा के मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट स्कोर करूँ और उस गेम को जीत जाऊँ। तो स्पोर्ट्स एक बहुत ही हेल्दी तरीका है जिससे हम बोर्डम को मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड, एस्पिरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्बिशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी क्रिटिकल कि आप एक बार आकलन करें कि मेरी लाइफ में मैं आज कहाँ पर हूँ और आने वाले समय पे मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। इट्स वेरी क्रिटिकल कि आपको ये आइडिया हो कि आप जहाँ जाना चाहते हो उधर पहुँचने के लिए क्या आज के दिन आपने कोई कदम उठाए हैं, और अगर नहीं उठाए तो आपको पता है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। बोर्डम से डील करने का एक और बहुत क्रिटिकल चीज़ होता है और वो होता है टू बी इन्वॉल्व्ड। आप जो भी काम कर रहे हो आपको वो पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ करना है।
तो अगर आप अपने दोस्तों के साथ कोई स्पोर्ट खेल रहे हो, इट्स वेरी क्रिटिकल कि आप वो खेलो, लेकिन आप सिर्फ एंजॉय करने के लिए ना खेलो, आप उसको जीतने के लिए खेलो। क्योंकि बोर्डम का आपके डोपामिनर्जिक सिस्टम के साथ में भी बहुत ज़्यादा डीप रिलेशनशिप है। हम लोग लंबे समय तक बोर तब फील करते हैं जब कोई मोटिवेशन या रिवॉर्ड हमको दिखाई नहीं देता है। तो जब आप खेलते हो और आप जीतने के लिए खेलते हो, तो आपके डोपामिनर्जिक सिस्टम भी काफ़ी हाईली एक्टिवेटेड होते हैं और वो भी आपको बोर्डम से बचने में मदद करते हैं। सेम चीज़ आप अपने घर पे अप्लाई करो। जब आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उस समय आप भी ये कोशिश करें कि वो बच्चों की तरह ही आप इन्वॉल्व होके वो एक्टिविटीज़ में रहें। वो एक्टिविटीज़ में क्या लॉजिक है या वो एक्टिविटीज़ कितनी सिंपल है, कितनी बेसिक है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि क्या आप एक बच्चे की तरह ही वो एक्टिविटी एंजॉय कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इट्स वेरी क्रिटिकल टू हैव मोर हॉबीज, क्योंकि वर्क जो होता है ना, वो एक साइक्लिकल नेचर में चलता है। कुछ फेजेस होते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि काम पूरे करने के लिए आपके पास में टाइम ही नहीं है, और कुछ फेज ऐसे होते हैं जब आपको ऐसा लगता है आपके पास टाइम है लेकिन इतना काम नहीं है। ये दोनों भी फेजेस में आपकी लाइफ को बैलेंस रखने में जो चीज़ मदद करती है वो होती है आपकी हॉबीज। सो हैव सम हॉबीज। और अगर आप हॉबीज का पूछे तो यूजुअली मैं बोलता हूँ कि आपकी हॉबीज वो होनी चाहिए, सबसे पहली जो आपको हैप्पीनेस दे, सेकंड जो आपको हेल्दी बनाए, थर्ड जो आपको इंटेलिजेंट बनाए। तो एंडलेसली फ़ोन को स्क्रॉल करना, एंडलेसली OTT प्लेटफॉर्म्स को देखना, ये आपकी हॉबी नहीं हो सकती। आप ऐसी हॉबीज़ की कोशिश करें जैसे मैं कोई बुक रीड करूं, मैं किसी स्पोर्टिंग एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज करूं, मैं कोई ना कोई नॉलेज वाले एस्पेक्ट में अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करूं। ये सारी हॉबीज़ आपको हेल्प करेगी कि आप बोर्डम से बेटर डील कर सकें। एक और जो चीज़ है जो मैं हर किसी को सजेस्ट करता हूं कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो और आपको ऐसा फील हो रहा है कि यस कहीं ना कहीं बोर्डम सेट इन हो रहा है, यू शुड टॉक टू योर बॉस। और आपको कोशिश करनी चाहिए कि क्या कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं और ले सकता हूँ जो मेरी लाइफ में फिर से थोड़ा और एक्साइटमेंट लेकर आ जाए। हल्का सा फियर क्या मैं मेरी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ जिससे कि मेरे अंदर मोटिवेशन रहे कि मैं उठ के वापस से भागना शुरू करूँ। ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो आप अगर अपनी डे टू डे लाइफ में करेंगे तो आप बोर्डम को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। सो बर्नआउट कोई बैज ऑफ ऑनर नहीं है कि आप इस चीज़ का शो ऑफ करें कि मुझे बर्नआउट हो रहा है। एट द सेम टाइम बोर्डम कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, ना ही कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको गिल्ट फीलिंग करने की ज़रूरत है कि मैं बोर हो रहा हूँ। यू विल नोटिस कि लाइफ में अलग अलग फेजेस में हम बर्नआउट या बोर्डम एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन इन दोनों फेज को जब आप गो थ्रू कर रहे हो उस समय आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस भी फेज में आप हो वो फेज कुछ टाइम के बाद में निकल जाएगा। हैविंग सेड दैट, जब आप उन फेज से गो थ्रू कर रहे हो तो आपको ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इट डजंट मैटर आप बर्नआउट को गो थ्रू कर रहे हो या आप बोर्डम को गो थ्रू कर रहे हो, कुछ चीज़ें नॉन नेगोशिएबल होती है। सबसे पहली स्लीप, सेकेंड डाइट, थर्ड एक्सरसाइज, फोर्थ पर्सनल कनेक्शंस। ये 4 चीज़ें ऐसी है कि इन 4 चीज़ों के लिए आप हर चीज़ सैक्रिफाइस कर सकते हो, लेकिन कोई भी चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जिसके लिए आपको ये 4 में से कोई भी एक चीज़ सैक्रिफाइस करनी पड़े। सो ये प्रायोरिटी हमको क्लियर रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब कुछ क्लियर करते हुए आप अपने करियर में कितना भी ग्रो करें, इट्स ऑल गुड। हाउएवर कोई भी ग्रोथ वर्थ नहीं है जिसके बदले में आपको ये 4 चीज़ को सैक्रिफाइस करना पड़े। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, आपको लगा कि आज के एपिसोड से आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू।